Let us talk about the third coordinate system, which is spherical coordinate system. Spherical coordinate system. In a spherical coordinate system, there are three axes which are represented by r, theta and phi. There are three coordinate systems which are represented by r, theta and phi. Let us see what are these. R is nothing but the radius of the sphere, radius of the sphere. Theta is nothing but the angle of co-latitude, angle of co-latitude, and phi is nothing but the azimuth angle, ठीक है, which we already studied in cylindrical coordinate system. ठीक है, तो अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास है r, थीटा और फाई. आइए हम इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस जानते हैं. Let us consider one sphere which is placed along the x-axis, y-axis and z-axis in such a manner so that the center of the sphere is exactly on the origin, at the origin. So we are considering that part of a sphere only which is visible to us, because sphere is a 3D ना. तो आप जब किसी बॉल को या किसी स्फीयर को देखेंगे तो आपको सामने से दिखाई देगा लेकिन पीछे से नहीं दिखाई देगा वो. ठीक है, सिलेंडर के साथ भी वही है. जो अभी हम जो सिलेंडर बना रहे थे, हमारा जो डिजिटल पेन टैबलेट है या डेस्कटॉप है या हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, कुछ भी आप कह लीजिए, स्मार्ट बोर्ड है, वो सब क्या है, 2 डायमेंशनल है. ठीक है, लेकिन अगर हम वीडियो में देखेंगे, यूट्यूब वीडियो में, तो हम एक्चुअल स्फीयर क्या है, सिलेंडर क्या, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो ये स्फीयर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है और इस तरह से रखा है स्फीयर को कि स्फीयर का जो सेंटर है वो इस ओरिजिन पे ठीक आकर के बैठ जाता है. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियस जो है स्फीयर की, लेट से r है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द z एक्सिस. रेडियस क्या है हमारी, रेडियस r है, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द z एक्सिस. तो जैसा कि फिजिक्स में हम पढ़ते आए हैं कि कोई वेक्टर हमारे पास अगर होता है, जैसे ये वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर a, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस. ठीक है, नॉट विद द y एक्सिस, या आप कह लीजिए कि y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा का एंगल बन रहा है. सो व्हेन वेक्टर a इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, वी कैन से दैट इसका जो x एक्सिस में कॉम्पोनेंट निकलेगा ax, दिस इज नथिंग बट a cos थीटा. ठीक है, और y एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट निकलेगा ay, दिस इज नथिंग बट a sin थीटा. ठीक है, ये हम जानते हैं. इसी को प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस. तो सिमिलरली अगर मैं इस वेक्टर a की जगह वेक्टर यहाँ r लेता हूँ, ये थीटा एंगल x एक्सिस से बना रहा था, लेकिन ये वेक्टर r मेरा थीटा एंगल z एक्सिस से बना रहा है. तो इसका मतलब z में इसका कंपोनेंट निकलेगा और y में भी इसका कंपोनेंट निकलेगा. तो हमने ये देखा कि थीटा एंगल वेक्टर जिस एक्सिस के साथ बनाता है वहां पे कंपोनेंट निकलता है cos थीटा. तो ये किसके साथ थीटा बना रहा है, z एक्सिस के साथ. तो z एक्सिस में r cos थीटा, यानी z इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, z इज इक्वल्स टू आई कैन राइट r cos थीटा. ठीक है, now if z is equals to r cos theta, then definitely if we are talking about the component along xy plane, तो इस r का एक कंपोनेंट निकलेगा xy प्लेन पे. ठीक है, इसको मैं ये डॉटेड दिखा देता हूं, दिस इज नथिंग बट r sin थीटा. ठीक है, r sin थीटा. और जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पढ़ा था कि वेक्टर यदि हमारे पास xy प्लेन में आ जाता है, रो वेक्टर हमने देखा था,
यहाँ पे देख सकते हैं रो वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट क्या निकला, रो कॉस फाई, वाई में रो साइन फाई। अच्छा ये नहीं बताया था मैंने, अभी बता देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है हमारे पास फाई, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू, कौन बना रहा है ये फाई एंगल, आर साइन थीटा बना रहा है, तो आर साइन थीटा को एज इट इज लिख दीजिए, आर साइन थीटा, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल phi with the x axis, so we have to write cos of phi. So z is equals to r cos theta and x is equals to r sin theta cos phi. Okay, now this vector r sin theta making an angle phi with the x axis, then simultaneously it is making an angle 90 minus phi with the y axis, so I can write y is equals to r sin theta sin phi. Okay, so these three formula are very very important for us. What are those? Z is equals to r cos theta, x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से देखते हैं कौन से, z is equals to r cos theta, x is equals to r sin theta cos phi and y is equals to r sin theta sin phi. ठीक है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे जब मैं बात करूंगा तो ये मेरा रो है, और ये रो जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाई, और वाई एक्सिस से एंगल नहीं बना रहा, तो एक्स में कंपोनेंट क्या निकलेगा, रो कॉस फाई, और वाई में रो साइन फाई। ठीक है, उसको मैं वहीं पे लिख देता हूँ उसी के बाजू में, आई कैन राइट एक्स इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल्स टू रो साइन फाई। ठीक है, अगर आप इसको इससे कंपेयर कर लें, सो आई कैन राइट here x is equals to rho cos phi and x is equals to r sin theta cos phi. So I can say that rho is nothing but the r sin theta, and similarly y is equals to rho sin phi and y is equals to r sin theta sin phi. So again I can say that rho is equals to r sin theta. So very simply we can conclude this thing, rho is nothing but r sin theta, rho is equals to r sin theta. Okay, so with the help of these three equations, z is equals to r cos theta, x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi, what we want to conclude, if we want to determine x square plus y square plus z square, let us see what is the result of this. X square is nothing but square of r sin theta cos phi, and y square is nothing but square of r sin theta sin phi. So r square sin square theta is common, and in the bracket we can write cos square phi plus sin square phi and plus z square. In case of z square I can write r square cos square theta. So simply this can be written as cos square phi plus sin square phi is 1 according to the trigonometric identity. So I have r square sin square theta plus r square cos square theta, and this is nothing but r square, because again sin square theta plus cos square theta is 1 according to the trigonometric identity. So what we have here, x square plus y square plus z square is equals to r square. So r is nothing but root over x square plus y square plus z square. R is nothing but root over x square plus y square plus z square. Now this is very very important, and we have to remember this particular formula. Similarly here also x is equals to rho cos phi and y is equals to rho sin phi, so we can conclude this x square plus y square is equals to rho square, because again cos square phi plus sin square phi is equals to 1. So again you can conclude this thing from here, rho is nothing but root over x square plus y square. Now what are the limits of rho? Rho can be from 0 to infinite, because if we are talking about a particular point it is having radius 0, but if we are talking about a earth, the radius is 6400 kilometers. So we can say that point is also a circle, earth is also a circle, and
any circle can be possible with any radius, so the limit standard rho lies between 0 to infinity. ठीक है, we should be broad minded enough in order to consider the limit of the rho. So rho की लिमिट हमारे पास है, r की लिमिट हमारे पास है, ठीक है, r हमारी रेडियस है सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के केस में, रो हमारे पास लिमिट है, रो सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के केस में, और r हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के केस में, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस रिलेशन को। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल्स टू रो साइन फाई, then what is z? Z is only z. Okay, so because z is common in cylindrical coordinate as well as Cartesian coordinate system, तो z तो दोनों में सेम ही रहेगा। अच्छा, इक्वेशन 1 2 3 अगर हम इसका नाम दे दें, this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3, because many times there is a requirement to convert a Cartesian point into the cylindrical point. So if we divide equation 2 by equation 1, this is nothing but tangent of phi, and tangent of phi is equals to y by x. Tangent of phi is equals to y by x. So phi is nothing but tan inverse of y by x. ये एंगल ऑफ एजिमुथ आ गया हमारे पास। तो हम चाहें तो एक्स वाई जेड को रो फाई जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रो फाई जेड को चाहें तो एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब दिस इज बाई डायरेक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। This is Cartesian coordinate system, this is circular cylindrical coordinate system. So we can convert a Cartesian coordinate system into circular cylindrical coordinate system, and we can also convert circular cylindrical coordinate system into Cartesian coordinate system. So we have x y z in terms of rho phi z, and we have rho phi z in terms of x y z. What rho we have determined? Root over x square plus y square. What z? Z is nothing but z. So we have rho phi z in terms of x y z, and we have x y z in terms of rho phi z. Similarly, we have x y z in terms of r theta phi, and we have r theta phi in terms of x y z. See, in the previous slide we have just derived x is equals to this much, y is equals to this much, z is equals to this much. Again I am writing this, x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi, z is equals to r cos theta. This is the relation, and this is x y z in terms of r phi z. Similarly, r we have derived root over x square plus y square plus z square, and theta, if we want to write, theta is nothing but cos inverse of z by r. So you can write cos inverse of z by r, and this can also be written as theta is equals to cos inverse z upon r, means root over x square plus y square plus z square. And if we want to write r हो गया, theta हो गया, अब हम लिखना चाहते हैं phi, तो phi is exactly same, that is tan inverse of y by x, what we have derived in the circular cylindrical coordinate system in the previous slide. So यहाँ पे आप देख सकते हैं tan phi बराबर y by x, phi बराबर tan inverse y by x, and phi is equals to tan inverse y by x. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि phi exactly वही है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में था, वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। ठीक उसी प्रकार जैसे z वही है जो कार्टेशियन में है, वही सिलेंड्रिकल में। तो z कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में कॉमन है। आई कैन राइट हियर z इज कॉमन इन Cartesian coordinate system and circular cylindrical coordinate system, and phi is common in circular cylindrical coordinate system and spherical coordinate system. So you can remember these two important things. So we can solve the various kind of problem with the help of circular cylindrical coordinate system. Okay, so let us take one example of this. One example, that is, suppose the volume charge density which is given to us is 2r cos theta. 2r cos theta. Okay. Before taking this particular example, let me tell you
let me tell you the differential length, differential surface and differential volume in a spherical coordinate system, which is equally important. Differential length vector in case of a spherical coordinate system is nothing but dr ar plus r d theta a theta plus r sin theta d phi a phi. Please remember this differential length vector in a spherical coordinate system, because without knowing this differential length vector we can't determine the differential surface and differential volume in a spherical coordinate system. So dl is equals to dr ar plus r d theta a theta plus r sin theta d phi a phi. Now let me clear you why it is r d theta and why it is r sin theta d phi. Because, and this is dr, because if we are writing dl means differential length, तो जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में डायमेंशन सेम होनी चाहिए और ये एडिशन हो रहा है, तो अगर ये डिफरेंशियल लेंथ है तो ये भी डिफरेंशियल लेंथ है, ये भी डिफरेंशियल लेंथ है, ये भी डिफरेंशियल लेंथ है, लेकिन हमें तो दिख रहा है डी आर तो लेंथ दिख रही है, मगर आर डी थीटा में डी थीटा तो एंगल दिख रहा है, आर साइन थीटा में साइन थीटा डी फाई एंगल दिख रहा है। तो हम कैसे साबित करें कि ये सब लेंथ ही है और लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ आएगा? तो ये हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसको। r d theta, so we have seen that spherical coordinate like this, okay, and this is the radius which is making an angle theta. So if we are talking about the small portion of this theta, this is z axis, this is y axis and this is x axis. If we are considering a small portion of theta, this is nothing but d theta, and this radius is nothing but r. So what is this? This is nothing but the arc length, and we know that arc is equals to angle is equals to arc upon radius. Angle is equals to arc upon radius. This is the basic formula. So if we are talking about arc here, so this is angle into radius. What is angle? D theta. What is radius? R. So the arc length is basically r d theta, and that's why it is r d theta over here. Similarly, this r sin theta d phi, this is also the arc length. How can you get this? This is r. Along the z-axis, the component is r cos theta, and in the xy plane, you will get the component r sin theta, which is making an angle phi with the x-axis. If we are considering the small portion of phi, so we will get only this much, the d phi, and this radius is nothing but r sin theta. So I can say that this is r sin theta d phi, and now the length of this arc can be determined again by multiplying angle and radius. By multiplying angle and radius. What is the angle? D phi, and what is the radius? R sin theta. So this is r sin theta d phi. Now this is something which is very interesting. That's why we can say dl is equals to r dr ar plus r d theta a theta plus r sin theta d phi a phi. Now this is 1, this is 2, this is 3, and we can determine the differential surface with the help of this. So differential surface dr ar plus r d theta a theta plus r sin theta d phi a phi. अब देखिए डिफरेंशियल सरफेस, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2, इसको 3. दिस इज 1 2 3. नाउ यू कैन राइट ds1 2, ds2 3, and similarly ds3 1. So what we can conclude? Again ar a theta a phi, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रूल है आप सब जानते हैं. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा यूनिट वेक्टर और पॉजिटिव होगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा यूनिट वेक्टर और नेगेटिव होगा. वही रूल यहाँ फॉलो करना है. तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम करते हैं, बिकॉज सरफेस एरिया इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, सो दिस इज नथिंग बट आर डी थीटा, एंड ए आर क्रॉस ए थीटा इज नथिंग बट ए फाई. सिमिलरली ds2 3, 2 और 3 का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? r इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और a थीटा क्रॉस a फाई, a थीटा क्रॉस a फाई इज नथिंग बट a r. सिमिलरली ds3 1 यदि आप करते हैं
So this is nothing but r sin theta d phi dr, और a phi cross ar यदि आप करते हैं तो a phi cross ar is nothing but a theta. So we have these three differential surface in this case, and if we want to write the formula of the differential volume, then this can be determined by the dot product of any of the differential surface. Let's say this is equation number 1, this is equation number 2, equation number 3, equation number 4. Any of the differential surface means 2, 3, 4 में से कोई भी एक differential surface उठाएंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट 1 के साथ करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट के लिए रूल है AR डॉट AR1, A थीटा डॉट A थीटा 1, A फाई डॉट A फाई 1, बट अदर प्रोडक्ट्स आर 0. तो ऐसा करने पे हमें देखिए क्या मिलता है, हमें मिलेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल वॉल्यूम. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because many times when the volume charge density is given to us and we have to determine the overall charge of the system, then we definitely require the differential volume in this case. So please remember, have a look to this slide once again. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा आर थीटा फाई. आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, थीटा एंगल ऑफ कोलैटिट्यूड है, फाई एजीमुथल एंगल है. उनका रिलेशन हमने देखा z बराबर आर कॉस थीटा, x बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, y बराबर आर साइन थीटा साइन फाई. फिर उसको हमने डेराइव किया. रिलेशन हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में x बराबर रो कॉस फाई, y बराबर रो साइन फाई, z बराबर z, tan फाई बराबर y बाई एक्स, रो इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. We can convert Cartesian coordinate system into circular cylindrical coordinate system, and similarly we can convert Cartesian coordinate system into the spherical coordinate system, and a spherical coordinate system into Cartesian coordinate system, whichever and whenever required during the numerical problems and during the theoretical aspects as well. So we have seen that Z is common in Cartesian coordinate system and circular cylindrical coordinate system, and phi is common in circular cylindrical coordinate system and a spherical coordinate system. We have seen the differential length vector, how it is described, and it is very very important we have to remember this. With the help of differential length vector, we can determine the differential surfaces, which can be represented in the 3 format, and later on we have seen differential volume, how it can be represented and how it can be utilized to determine the certain answer in a particular numerical problem. So okay, thank you very much for this particular session.